नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 13 जून द हिंदू और दैनिक जागरण न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। इसमें हम सारे जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे। आज 13 जून है, आज का ये हमारा वीडियो है। तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी और बुक हो या न्यूज़पेपर की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आप बता सकते हैं हमें भी किस प्रकार की आपको आवश्यकता है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला जो हमारा जो एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो इस जो ये एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल के अंदर ये कहा जा रहा है भी किस प्रकार से आजकल जो मानव समाज है हमारा, ठीक है, यानी जो दबाव, जैसे जो सरकार है उस पर हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं प्रोटेस्ट के कारण, यानी संघर्ष के कारण, ठीक है। भी दबाव बनाने मतलब उसके अंदर जो सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मध्यवर्तीय लोग हैं, ठीक है, या फिर जो जिस प्रकार से हम निर्भया कांड के अंदर पूरा देश किसी संघर्ष के लिए खड़ा हुआ था, तो उस प्रकार की अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभाव मिल रहा है। और वर्तमान में जो हमारे जो संघर्ष का जो स्वरूप है वो भी क्या होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है भी सरकार पर हम उतना दबाव नहीं बना पा रहे हैं जितना कि हम उन पर बनाने की हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि हम एक प्रकार से दबाव समूह के तौर पर हम सरकार पर कार्य कर सकते हैं, ताकि सरकार क्या रहे, एक सीमित तौर पर यानी सीमित दायरे में रहकर अपने कानूनों का निर्माण कर पाए, ठीक। तो इसी से संबंधित ये सारा का सारा आर्टिकल है, जिसके अंदर सारी की सारी बात कही गई है। तो इसने सबसे पहले जैसे आर्टिकल की शुरुआत ही हमारी जो दिसंबर 2012 के अंदर क्या हुआ था, जो 23 वर्षीय हमारी जो महिला थी जिसका नाम निर्भया था, उनके साथ क्या होता, जो क्रूर जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, इसमें क्या हुआ था, पूरा का पूरा जो देश था वो क्या होगा, सड़कों पर आ गया था और उसने इसके प्रति क्या किया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया था। जबकि ऐसी स्थिति वर्तमान के अंदर हमें कहीं न कहीं इस स्थिति का हमें क्या मिल रहा है, अभाव मिल रहा है। आगे कहता है, जो कि जो सार्वजनिक जो विरोध होता है या जो संघर्ष हम करते हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हम करते हैं, वो क्या करता है भी, जो लंबे समय से भारत में सामाजिक और नीतियों को परिवर्तन करते हैं। तो हम देखते हैं भी जिस प्रकार से जो लोगों का एकजुट होते हैं तभी हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके अंदर कितने लोग, जो आम लोग उसके अंदर जुड़े थे, तभी जो हमारी अंग्रेजी सरकार थी उस पर दबाव बना था, उसने भारत को छोड़ा था। इसी प्रकार से जैसे कि जैसे हम जिससे हम सामाजिक नीतियाँ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, समाज के अंदर परिवर्तन करते हैं, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो कहीं न कहीं सामूहिक तौर पर हम जब विरोध करते हैं या उसका प्रोटेस्ट करते हैं, तभी हमें इस प्रकार के जो संघर्ष देखने को या इस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं सामूहिक रूप से ही हमें क्रांति हम लेकर आ सकते हैं, कोई सामूहिक बदलाव हम कर सकते हैं। अभी अगर हाल ही के अंदर हम देखें तो हमारा जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी हमने देखा था, अभी लोग कितने एकजुट हुए थे। उसी के अंदर भी हमने कहीं न कहीं जो सरकार की कुछ नीतियाँ थी उसके अंदर भी हमने क्या किया था, परिवर्तन किया था सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे व्यक्तियों का, वर्गों का, समुदायों का अपनी जो ये क्या करते हैं भी, ये जो समुदाय होते हैं अपनी शिकायतें होती हैं, ठीक है। सरकार से जो शिकायतें थी, जो कि किसान आंदोलन का यही तो मुद्दा था, कहीं न कहीं वो क्या थे, सरकार से ये शिकायत थी भी ये कानूनों को वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो अपने जो अधिकार थे उनकी वकालत करते हैं, ठीक है। तो कुछ किस प्रकार के लोगों को अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया, इस प्रकार के जैसे अधिकार चाहिए तो वह सामूहिक तौर पर सरकार का विरोध करते हैं, सरकार को अपनी बात तक पहुँचाते हैं। तो ये जो समूह है, इस प्रकार का जो ये हम कह सकते हैं भी एक प्रकार के समूह प्रकार का संघर्ष है, उसका भी अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी जो मध्यवर्तीय लोग हैं वो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनके अंदर शामिल नहीं होता है, वो उनको प्राथमिकता नहीं देता है, वह उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देता है जो कि कहीं न कहीं क्या करता है, उन्हें खुद को सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पर वह बिल्कुल कहीं न कहीं कह सकते हैं एक प्रकार से शांत रहता है, जो उनको प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसान आंदोलन था उसमें केवल किसान था, जबकि जो मध्यवर्तीय लोग था जो कि किसानी से संबंधित नहीं था वो उसके अंदर नहीं थे। ऐसे ही हम जो एजुकेशन से संबंधित जो संघर्ष होते हैं उसके अंदर जो आम लोग होते हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होते हैं, या फिर एक क्षेत्र से संबंधित जो शिक्षा के अंदर जो सुधार चाहते हैं उसी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, अन्य जो क्षेत्र के लोग इसके अंदर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के जो सामूहिक संघर्ष की इसके अंदर बात नहीं होती है, जो कि कहीं न कहीं कह सकते हैं भी हमारा जो लोकतंत्र है उसको दिनों दिन कमज़ोर करता जा रहा है, ठीक है। और अक्सर जो वंचित वर्ग और समुदायों की ज़रूरतों को और संघर्ष को क्या करते हैं, वह अनदेखी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं, जो अन्य लोग होते हैं उनके जो संघर्ष होते हैं उनको अनदेखी करते हैं। उससे हम ये सोचते हैं भी हमें इससे क्या कोई हमारा तो इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो हम इस चीज़ में क्यों पड़े, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है।
आगे इस आर्टिकल के अंदर कहीं न कहीं ये बात कही गई है, जो महिलाएँ हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है, जो कहीं न कहीं जो कार्यरत क्षेत्र है, उनके अंदर ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो भी हमें इसके अंदर बात कही गई है। तो कहता है अभी यौन उत्पीड़न के संघर्ष अधिनियम आकर लेकर आया था 2013 के अंदर हमने, यौन उत्पीड़न पर जो महिलाओं को जो संरक्षण से संबंधित, इसके तहत क्या होता है, महिलाओं के जो कार्यरत स्थल होता है, वहाँ पर जिस प्रकार से उनके साथ जो यौन संबंध या यौन उत्पीड़न उनसे होते हैं, तो उनसे संबंधित ये अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, और अधिनियम का जो उद्देश्य है, वह महिलाओं के लिए सुरक्षा और अनुकूलन कार्य का वातावरण बनाना है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं जो ये तो जो आर्टिकल था, वह कहीं न कहीं जो महिला शोषण से संबंधित ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। तभी हमें जो ये हमारा जो यौन उत्पीड़न, जो महिला के संरक्षण के लिए जो हम अधिनियम लेकर आए थे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो अधिनियम था, वह यौन उत्पीड़न को क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके अंदर कहा गया है भी ऐसे कोई भी अवांछनीय कृत्य इसके अंदर शामिल होंगे, अगर शारीरिक कोई संपर्क है, जो हम कह सकते हैं भी, हम कह सकते हैं भी, आप कह सकते हैं भी अनैतिक तौर पर जो संपर्क होता है, उसको यौन आग्रहण होता है, अश्लील टिप्पणियाँ वगैरह होती है, अश्लील साहित्य अगर हमें दिखाया जाता है, या फिर यौन प्रकार की कोई भी अवांछनीय जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है, या साथ साथ मौखिक तौर पर आपको अरेस्ट किया जाता है, गैर मौखिक आचरण आपके साथ किया जाता है, तो वो सारा का सारा आपका कहीं न कहीं यौन उत्पीड़न की श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो विशाखा जो मामला, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, एक मामला हुआ था, उसी के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था, दिशा निर्देश जारी किए थे उनसे संबंधित है, और ये दिशा निर्देश कहीं किन किससे थे, महिला के जो यौन उत्पीड़न के, उसी के आधार पर ये सारे के सारे दिशा निर्देश दिए गए थे, उनको उत्पीड़न को रोकने के लिए और उनको प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, और कहीं कहीं कहा गया था भी जितने भी जो कार्यरत संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके अंदर एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया जाना चाहिए, जहां पर 10 या 10 से अधिक कार्य करते हैं, वहां पर आपको एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो कि क्या करेगी, इस प्रकार की जो शिकायतें होंगी, यौन उत्पीड़न से प्रति जो शिकायतें होंगी, उनका क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। साथ ही साथ उसको साक्ष्य प्राप्त करने और कहीं कहीं जो दीवानी अदालत तक की शक्तियां भी उसको प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये सारा का सारा आर्टिकल है, वो कहीं कहीं इसी प्रकार से जो सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी और साथ ही साथ जो संघर्ष था, उससे संबंधित ये बात कहता है। ठीक, इसके बाद में हमारा जो आर्टिकल है, वो हमारा एजुकेशन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस प्रकार से हम देखते हैं भी आज वर्तमान के अंदर क्या होता है भी, जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रही है, हमें हमारी शिक्षा को, हमारे जीवन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। आर्टिकल की शुरुआत वैसे ही किसी हमारे जो एक सलमान खान है, उनके द्वारा किसी प्रकार का एक निर्णय लिया गया था भी, उनकी जो अकेडमिक थी वो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती थी, तो इसी से इसको शुरुआत किया गया। तो जबकि जो हमारे जो लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो किस प्रकार से जो एजुकेशन सेक्टर है या जो अन्य सेक्टर है, उसके अंदर हमारा क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका प्रभाव। साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक जो सेवन पोर्टल है, उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं भी जिस प्रकार से जो अमेरिका वगैरह है, वो यूनिवर्सिटी को एक साथ जोड़ के रखती है, तो उसी इस प्रकार से हमारा जो स्वयं पोर्टल है, वो भी क्या करता है, लोगों को यानी आपस में जोड़ता है। वहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, और तो यही चीज़ें इसके अंदर कही गई है भी, हमें साथ साथ क्या भी जो आने वाले भविष्य में जैसे जैसे हमारे स्वयं पोर्टल है, उसके ऊपर लोग जुड़ते हुए जाएंगे, उसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे, तो क्या होगा भी, हमारा जो मानव दबाव है उस पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा भी, कहीं न कहीं हमारा जो स्वयं पोर्टल है, उस पर जो कि मानव के द्वारा कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हम इसको क्या करें, ऐड करें, उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा भी, कहीं कहीं इससे हमें जो निजात पाना या इससे जो डाटा को सुरक्षित रखना हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा सहूलियत हो सकता है। ठीक, तो यही बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो हमारा जो स्वयं पोर्टल है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स माइंड। ठीक है, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है, जो कि 9 जुलाई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, तो किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया रखा था। किसके लिए, वह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए इसको एक एकीकृत पोर्टल के तौर पर इसको शुरू किया गया था। इसमें उच्च शिक्षा के सभी विषय, कौशल और क्षेत्र के पाठ्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, यह सुनिश्चित करना था कि देश का जो प्रत्येक छात्र है, वह सस्ती कीमतों पर और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारी जो हायर जो एजुकेशन थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, प्रत्येक व्यक्ति उस तक क्या तक पहुँच प्राप्त कर पाए। देश भर के सैकड़ों संस्थानों को शिक्षा विदित जो वरिष्ठ स्कूल शिक्षकों से लेकर जो स्नातकों मतलब हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगभग सभी विषयों में जो हमारी जो स्वयं के माध्यम से आप
के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम को खोला गया था इसके लिए, या इसको विकसित किया गया था। इसके जो पाठ्यक्रम है वो कहीं कहीं सारे के सारे, यानी हम कह सकते हैं हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पाठ्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए थे। साथ ही साथ जो स्वयं प्रभा, ये भी हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल थी, जो कि क्या करती थी, जो हमारे जो 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे के आधार पर जो हमारा जो डीटीएच का जो फ्री डीटीएच है उस पर जो 32 उच्च गुणवत्ता वाले जो चैनल चलाए गए जिस पर हम शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, वो भी हम मुफ्त के अंदर। ये किसके द्वारा, हमारी जो स्वयं प्रभा जो स्कीम थी या हमारी जो कार्यक्रम है उसके तहत हमारी जो फ्री डीटीएच है उस पर हमने कितने 32 चैनल चलाए थे, जो कि हमारी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, कौन सी, जो हमारी जो हायर जो एजुकेशन थी उस पर आपको हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान की जाती थी। ठीक है, और इसमें विविध विषयों को भी कवर किया गया था, यानी अन्य अन्य प्रकार के हमारे जो इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट थे उन सभी को इसके अंदर कवर किया जाता है। और यह मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षण संस्थानों का सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक जहां इंटरनेट की क्या उपलब्धता चुनौती है, तो ये कहाँ पर, जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता वहाँ से हमारी जो फ्री डीटीएच होती है वो हमारी यहाँ पर पहुँच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो शिक्षा है वहाँ पर भी पहुँच पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, और हमारा जो डीटीएच है वो हमारा जो GSAT-15 है उपग्रह के तहत इसको संचालित किया जाता है। ठीक, तो यही बात इस पूरे के आर्टिकल के अंदर कही गई थी भी, किस प्रकार से हम भी हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ हम शिक्षा को और बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं भी हमारी जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए जो जिस प्रकार से वरदान है उसी प्रकार से अभिशाप भी हो सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम देखते हैं भी हमें क्या हो सकता है, हमारा जो श्रम है हमारा उससे क्या हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, हमारी जो लैंगिक असमानता है उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है। समानता है जिसको हम समानता की बात करते हैं उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है, और कहीं न कहीं हमारी जो मानव की जो निर्भरता है मशीनों के ऊपर वो भी क्या होगी, दिनों दिन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मानव कहीं न कहीं क्या होगा, मशीनों का डिपेंडेंट हो जाएगा और मनुष्य कहीं न कहीं उनके कंट्रोल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस आर्टिकल के अंदर हम बात की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कुछ चुनौतियां हैं। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो हमारा कहता है भी हमारे जो सेम सेक्स जो समलैंगिक विवाह है वो हमारी जो समानता और कहीं न कहीं हमारी जो नैतिकता उसके अंदर की ये बातें करता है भी। इन दोनों के बीच में एक तरफ हम नैतिकता की बात करते हैं, दूसरे हम समानता की बात करते हैं, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल सारा का सारा लिखा गया है हमारी जो समलैंगिकता के बारे में, क्योंकि अभी समलैंगिकता का जो मुद्दा है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कहीं कहीं विचाराधीन है, तो इस पर और जो आर्टिकल आएंगे और भी सोल्यूशन आएंगे, मगर अभी हमारे लिए जो समझना जरूरी है जो वो क्या है, हमारे लिए समलैंगिकता को समझना जरूरी है, समलैंगिकता है वो क्या है या किस प्रकार से ये प्रभावित करती है समाज को। ठीक, ये सारा का सारा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं क्या कहता है। अभी जो समलैंगिकता होती है वो क्या होती है, अभी एक ही लिंग के दो व्यक्ति के बीच में जो विवाहिक जो संबंध होता है या कानूनी तौर पर उनको मान्यता देता है उसी को हम लैंगिक कहते हैं, समलैंगिक विवाह बोलते हैं। ठीक है, और समलैंगिक विवाह को वर्तमान में भारतीय कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो अभी तौर पर इसको किसी प्रकार के जो कानूनी रूप पर मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, और इससे पहले क्या था, हमारी आईपीसी की जो धारा यानी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 थी उसमें जो समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। ठीक है, उसे वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था या उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में हमारा क्या जो समलैंगिकता है वो क्या है, अपराध नहीं है। ठीक, और कहीं न कहीं इसके लिए हमारे जो LGBTQ+ ये इसके अंदर जिक्र किया गया, इन अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने दिया था। और साथ ही साथ इसके अंदर हमारे जो बात की भी जो किसी से प्रकार जो समलैंगिकता है वो हमारा निजता का अधिकार है, हम निजी तौर पर हम देखेंगे हमें किससे विवाह करना है किससे नहीं करना है। साथ ही साथ हम इसके अंदर आर्टिकल 21 था उसी के अंदर बात की गई थी, 2019 का जो हमारा पेपर था उसी के अंदर इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कहीं के जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था अभी प्रतिष्ठित कौन सा जो एक तो पुट्टा स्वामी जो कि 2017 के अंदर केस हुआ था उसके अंदर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना था, किसको, निजता के अधिकार को। ठीक है, तो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है, आर्टिकल 21 के अंदर है, तो उसी को हमने क्या माना था, सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार माना था। ठीक, तो ये सारे के सारी बातें इसके अंदर कही गई है इक्वालिटी के अंदर, इक्वालिटी और हमारी जो हम कह सकते हैं नैतिकता और हमारे
उनके बीच में समानता के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर साथ ही साथ ये नहीं कहा गया भी जो निजी व्यक्ति है उन्हीं को उनको ये तय करना है, उन्हें किस प्रकार से विवाह करना है। साथ ही साथ इसमें यह कहता है भी जो हमारे जो नैतिक रूप में है या हमारा जो मानव समाज है उस पर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है, या इस प्रकार से और भी कहीं ना कह सकते हैं जो समाज है, जो अन्य जो वर्तमान यानी भावी पीढ़ी है वो इससे और कहीं प्रभावित होगी। तो और जो अन्य हम कह सकते हैं भी और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी इससे हो सकती है, संक्रमण प्रकार की जो नई नई बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चुनौतियां भी इससे हमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा आर्टिकल था जिससे हमें थोड़ा सा देखना था समलैंगिक को बारे में, ठीक। इसके बाद में हमारा ये आर्टिकल है हमारा दैनिक जागरण से संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या था, ये जो हमारा जो आर्टिकल है दैनिक जागरण का, तो इस आर्टिकल के अंदर जो मध्य एशिया है उसके अंदर क्या होता है, जो चीन है वो दिनों दिन क्या होता है अपने जो प्रभाव है वो बढ़ाता हुआ जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो मध्य एशिया है, जैसे हमारा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है भी हमारा जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो क्या वहाँ पर भरपूर मात्रा में है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो अफगानिस्तान से जो अमेरिका और नाटो की जो सेना हटी थी उससे क्या हो गया था, धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया था, शक्तियों का एक वैक्यूम सा बन गया था। वहाँ पर क्या हो गया था, पावर थी उसका क्या बन गया था, वैक्यूम बन गया था, यानी एक प्रकार से खालिस्तान सा हो गया था। उसको भरने के लिए जो राष्ट्र थे वो क्या करते थे, संघर्षरत थे। कभी यहाँ पर यूरोप आता था जो इस प्रकार के जो संघर्ष था उसके अंदर शामिल होने के लिए भी, वहाँ पर वैक्यूम को पूरा करने के लिए अभी चीन इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चीन ने अभी मध्य एशिया समिट की है जिसके अंदर उसने कहा है भी क्या किया है भी हम क्या करेंगे, जो मध्य एशिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो विकास जो कार्य है उसमें निवेश है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिए उसने जो एक्सिस ऑफ 7 के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब से रूस शामिल हुआ तो उसको हम एक्सिस ऑफ 7 के नाम से इसके अंदर शामिल किया गया, जिसमें कहा भी जो हमारे जो मध्य एशिया के जो हमारे जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनमें क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा विकास और उन देशों के इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो संसाधन है उनको उपयोगी से संबंधित है। साथ ही साथ इसके अंदर जो हम जो पाइपलाइन वगैरह जो बिछा कर इनकी ऊर्जा का उपयोग कर पाए, ठीक है, जिससे क्या हो भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो, निवेश हो पाए। तो चीन क्या कर रहा है, जो मध्य एशिया है उसके अंदर अपने प्रभाव बढ़ाता हुआ जा रहा है। और साथ ही साथ दिनों दिन हम देखते हैं भी जो हमारा जो अमेरिका है वो भी क्या हो रहा है, अपनी जो कहीं के जो आर्थिक जो के रूप से कमज़ोर होता जा रहा है और दिनों दिन उन पर संकट बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो चीन है वो अपना प्रभाव दिनों दिन बढ़ाता जा रहा है। अब जैसे जैसे चीन का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे क्या भारत की जो सुरक्षा होती है वह क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए हमें हमें देखना है। इसी के साथ जो चीन है वो सेंट्रल एशिया नेचुरल गैस पाइपलाइन भी यहाँ पर बिछा रहा है, जो कि उसका तेज़ी से विकास कर रहा है ताकि वहाँ की जो संसाधन है उसका वह उपयोग कर पाए, ठीक है। और चीन ने जो मध्य एशिया के साथ जो ऊर्जा के जो व्यापार है उसको प्रोत्साहन देना भी आह्वान कर दिया है। साथ ही साथ इसकी जो नाभिकीय जो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको भी प्रोत्साहन करने की बात कही गई है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे देखते हैं जो उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये हमारे जो यूरेनियम के जो काफ़ी भंडार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो, इस पर क्या हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब भारत जो है इससे किस प्रकार से प्रभावित होगा, कैसे इसकी चुनौतियाँ हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। भारत के कहीं के जो नेतृत्व इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, यहाँ पर क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा है हमारा, एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है, साथ साथ हमारा जो चाबहार पोर्ट है और उसके बाद आसगात एग्रीमेंट हमने किया था। तो इसी के साथ हम भी क्या करें, यहाँ पर जो अवसंरचना के जो हमारे कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो संबंधित जो कार्य हैं वो हमारे यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं चीन के बढ़ते हुए पाँव यहाँ पर हमारे क्या करें, हमें क्या करेंगे, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम जिस प्रकार से जो एक्सिस ऑफ 7 इन्होंने बनाया है, साथ ही साथ शंघाई सहयोग संगठन है उससे सहायता कर पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, विकास हो पाएगा, जो कि कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। आगे इसके अंदर कहा है भी जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 26 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन थी उसकी क्या की थी, मेजबानी की थी। इसमें कौन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ साथ हमारा जो तुर्कमेनिस्तान था वो सारे इसके अंदर क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और कहीं न कहीं हमारा जो मध्य एशिया था उसने हमारे जो भारत को अपने यानी जो परमाणु उसके साथ अपने साथ जो यूरेनियम था उनको देना भी हमारे लिए क्या क्या था, सहूलियत क्या था। तो उनका मानना था भी भारत है वो यूरेनियम का क्या कर रहा है, शांतिपूर्वक क्या करता है, वह उपयोग कर रहा है,
ठीक है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, अभी भारत के ज्ञान के यानी भारत को समर्थित करता हुआ जा रहा है। इसी में क्या कह रहा है, जो मध्य एशिया जो समिट हुई थी 2012 का जो 22 का जो आयोजन हुआ था, भारत मध्य एशिया समिट में भारत और मध्य एशिया के जो नेता व्यापार की और संपर्क और विकास सहयोग और रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के प्रावधान को चर्चा की थी। और इसमें ऊर्जा के संपर्कों की बैठक में अफगानिस्तान और चाबहार जो बंदरगाह के उपयोग की वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की एक जो वार्ता हुई थी, जिसमें जो ये हमारा जो चाबहार पोर्ट था, इसका हम बेहतरी से क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। ठीक है। तो कहीं न कहीं ये बातें हम इसके अंदर हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये जो ये सारी की सारी जो बात हमारी जो इस नीचे वाले आर्टिकल के अंदर कही गई है, मगर ये जो एक छोटा-सा आर्टिकल और है हमारे पास में, जिस प्रकार से जो भारत है उसका मध्य एशिया के साथ हमारे जो पृष्ठभूमि थी, यानी जो अतीत से भी काफ़ी क्या कुछ रहा है, इसके साथ हमारा संबंध रहा है। इसके साथ जो हमारा जो मध्य एशिया है इसके साथ, तो इसके अंदर जैसे हमारे जो हम जो क्या है, पहले हमारे जो यहाँ से व्यापार हुआ करता था मध्य एशिया के साथ, तो उसका जिक्र है। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, कुषाण जो साम्राज्य था वह भी हमारा जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था, वहाँ का जो हमारा जो व्यापार था वहाँ तक बहुत अधिक मात्रा था। और जो मध्य एशिया का जो शहर था जिसका नाम था फरगना था, वहाँ तक हमारा जो कहीं न कहीं ये जो क्षेत्र फैला हुआ था। साथ ही साथ हमारे जो बौद्ध धर्म था वो भी यहाँ तक फैला हुआ था। तो कहीं न कहीं हमारी जो मध्य एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हमारी रही है। अतीत से ही हमारी इस प्रकार के इनके साथ कनेक्टिंग रही है। और भारत और तजाकिस्तान ने वर्ष 2002 में एक द्विपक्षीय हमारे जो प्रतिरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और जिससे हमारे जो अगर हम जो सोवियत संघ का जो विघटन होने से पहले की अगर हम बात करें, तब भी हमने क्या किया था, उज्बेकिस्तान के अंदर हमारा जो पहला जो हम कह सकते हैं जो सैनिक तौर पर हमारा जो गठबंधन था, वो भी हमने यहाँ पर पहला यहाँ पर किया था। और भारत ने जो मध्य एशिया में जो सैन्य हमारे जो शैक्षणिक है प्रशिक्षण के जरिए भी महत्वपूर्ण सेवाएं यहाँ पर प्रदान करवा रहा है। भारत ने 2011 के अंदर कजाकिस्तान के अंदर अपना पहला संयुक्त अभ्यास भी किया था। और साथ ही साथ ऊर्जा ने भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी हम मध्य एशिया के साथ समय को जोड़कर हम हमारी जो तापी जो पाइपलाइन है उसकी भी हमने इसके साथ क्या की थी, शुरुआत की थी। मध्य एशिया भू आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें के लिए जो महत्वपूर्ण है, और वस्तुतः यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से क्या है, संपन्न है। जैसा कि हमने देखा है, तो कहा था यहाँ पर क्या है, जो कजाकिस्तान है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। कौन? कजाकिस्तान है, वह हमारा सबसे बड़ा भंडार है किसका? यूरेनियम का, वो दूसरा। और तुर्कमेनिस्तान है, वह विश्व का सबसे चौथा जो प्राकृतिक गैस भंडार है। तो हम देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान से हमें जो गैस वगैरह प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ हम जो तापी जो हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो भी हम क्या करें, यहाँ पर हम इसका विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जो हमारा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य एशिया के साथ संपर्क बनाकर रखना। और साथ ही साथ हमने देखा था जो कजाकिस्तान उनने हमारी जो नाभिकीय आपूर्ति समूह था उसके अंदर भी भारत की जो उपस्थिति थी उसका क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है। तो ये आर्टिकल यही कहता है भी जिस प्रकार से क्या होता है, चीन का जो प्रभाव है वो दिनों दिन हमारा क्या होगा, बढ़ता हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, भारत को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भारत को कहीं कहीं क्या करना होगा, जो हमारे जो संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है वो हमें इनके साथ करना चाहिए। साथ ही साथ हमें इनके अवसंरचना है उनको भी विकास करना चाहिए। चाबहार बंदरगाह के उपयोग को संचालित करने के लिए समूहों का गठन करना चाहिए। दिल्ली में भारत मध्य एशिया के संचालन की स्थापना जैसे जो सम्मेलन है उनका और आयोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्य करना चाहिए ताकि हम जो हमारे जो मध्य एशिया है उसका झुकाव भारत की तरफ बना रहे। ठीक है। और चीन की तरफ उनका झुकाव धीरे धीरे क्या हो, कम होता रहे। तो इस प्रकार के जो कार्य है हमें करते हुए रहना चाहिए। ठीक है। तो ये है एक आर्टिकल है जो कि हमारा जो मध्य एशिया से संबंधित ये आर्टिकल सारा का सारा बताता है। अगला आर्टिकल है वो भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ठीक है। तो इसमें कहता है भी जो हमारी जो मृतदेह की गरिमा के सवाल, तो इस आर्टिकल के अंदर क्या अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था हमारा भी जो कर्नाटक में एक घटना हुई थी जिसमें क्या था, अभी एक व्यक्ति कहीं कहीं जो एक 21 साल की जो लड़की थी उसकी हत्या करती गई थी। उसके साथ कहीं कहीं उसके मृत्यु के बाद उसके जो शव था उसके साथ कहीं कहीं यानी दुष्कर्म किया गया था। तो ये जो कहीं के जो कार्य था वो, क्योंकि ये कानून के तौर पर किसी प्रकार के ये अपराध की यानी दुष्कर्म की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो मृत शरीर है वो एक प्रकार से जो मानव नहीं कह सकते हम उसको। तो हमारा जो हाई कोर्ट था कर्नाटक का, उसने ये कहा था ये भी एक दुष्कर्म नहीं होकर वजह इसको इसके नेक्रोफेलिया के नाम से जाना गया था। तो कहीं न कहीं ये आर्टिकल यही कहता है भी जो इस प्रकार के जो मृत के ये जो कार्य है जघन्य एक अपराध ही ये कार्य होना चाहिए। भी इस प्रकार के जो कहीं न कहीं जो मृत शरीर है
उसकी भी जो कहीं न कहीं कह सकते हैं जो एक गरिमा होती है, उस गरिमा को कहीं न कहीं इसने क्या किया, क्षुण्ण किया है। तो इसको भी हमें क्या किया, दंडनीय तौर पर रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो नेक्रोपिया जिसको माना जाता है, उसको भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 में इसके लिए कहीं की सजा का प्रावधान भी नहीं किया गया है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस घटना के बाद केंद्र सरकार से ये हमारी जो संशोधन थी यानी 376 और जो 377 के अंदर संशोधन करने की बात कही गई है, और हमारा जो नेक्रोपोलिया है उसको अपराध की श्रेणी के अंदर डालने की बात कही गई है, ताकि इस प्रकार के जो कहीं की इसको सजा दी पाए। ठीक है, और इस प्रकार के जो गुनाह है उनको भी दृढ़ता से क्या करना चाहिए, हमें इनके अंदर हमें कदम उठाना चाहिए। और इसके अंदर कहा गया भी जो ऐसे अपराध है वो जो अन्य देश हैं जिसके अंदर जैसे न्यूजीलैंड है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्रिटेन है, इस प्रकार के जो जहाँ पर भी इन जो कानून है उनको दृढ़ता से पालन किया जाता है, उन पर वहाँ पर भी इनकी सजा के प्रावधान है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? तो भारत में भी इस प्रकार के कहीं के कानून के निर्माण करना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार से जो कानून की खामी की अगर बात आती है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं, नैतिकता की बात आती है तो वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पर कार्य कर सकता है, या जो कानून के अंदर जो खामियाँ होती हैं उसके अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं, जो कि हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर हमारे 1 से 2 नंबर हमारे ये बढ़ा सकता है। ठीक, अगला जो हमारा आर्टिकल था जो मुफ्तखोरी से संबंधित था, ये तो एक राजनीतिक तौर पर जो ये आर्टिकल था, तो जिस प्रकार से क्या होता है अभी जो हम देखते हैं अभी जो हमारा जो राजनीतिक जो क्षेत्र है, जब भी हमारे जो वोट के जो समय नज़दीक आता है वैसे वैसे क्या होता है, जो पार्टियां होती है वो लोक लुभान प्रकार की क्या करती है, घोषणाएं करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जैसे भी कभी आपको कहेंगे भी आपके जो सरकार बनने के बाद आपको ये चीज़ मुफ्त में दी जाएगी, आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, आपको बिजली इतनी मुफ्ती दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो लोक लुभावन प्रकार के जो भाषण किए जाते हैं, मगर इसमें कहता है भी जो करता है भाषण वो उसको उनका ये मानना है ये क्या है, एक जन कल्याण का कार्य है, जबकि जो अन्य जो विरोधी पक्ष है उनका ये मानना होता है ये क्या है, लोक लुभावन प्रकार की ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहीं न कहीं इसके अंदर कहीं न कहीं विभेद करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस प्रकार के जो क्या है जो कृत्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो एक पार्टी इस प्रकार के जो वादे करती है तो उसी प्रकार से दूसरी पार्टियां वो भी क्या करती है, इस प्रकार से वादा करती हैं, जिससे क्या होता है तो अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार बनने के बाद सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्राप्त करती है और कहीं न कहीं क्या करती है, अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाती है, और कहीं कहीं जो हमारी जो राज्य होता है वो कहीं कहीं ऋण की श्रेणी के अंदर या कर्जे के अंदर डूब जाता है, या फिर क्या करती है जो अन्य जो क्षेत्र होते हैं उन पर टैक्स की दरों को बढ़ा देती है, जैसे वैट बढ़ा देती है, बिजली की जो यूनिट होती है वो महंगी कर देती है। ठीक है, कुछ सीमा तक फ्री होती है मगर उससे आगे की जो बिजली होती है वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो आम लोग होते हैं उन पर क्या होता है, इसका बोझ अधिक पड़ता है। ठीक है, तो यही बात इस सारे के सारे आर्टिकल के अंदर कही गई है। ठीक, तो आज की वीडियो में अंदर इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप में वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए भी इसमें इस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, तो हम ज़रूर उस प्रकार की आवश्यकता को आपकी करेंगे, उस सुधार को हम जरूर करेंगे। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।